जॉब डिज़ाइन MS-05 ब्लॉक 3 यूनिट 8। जॉब डिज़ाइन, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया था कि वर्क डिज़ाइन जो है टेक्निकल साइंटिस्ट करते हैं और जॉब डिज़ाइन जो है सोशल साइंटिस्ट करते हैं। वर्क डिज़ाइन के अंदर हमारा जो मोटो था वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था, वेस्टेज को रिड्यूस करना था, इनएफिशिएंसी को रिड्यूस करना था। और जॉब डिज़ाइनिंग के अंदर जो टारगेट जो होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है लेबर के वर्क सेटिस्फैक्शन का, लेबर के मोटिवेशन का, लेबर को रिवॉर्ड करने का, टैलेंट रिटर्निंग का, ताकि कोई जॉब छोड़ करके ना जाए, और बेटर वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का। और भी कुछ, जैसे कि इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, जैसे कि रिटेनिंग टैलेंट, जॉब छोड़ करके जो चले जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टर्नओवर। जॉब छोड़ करके जाने वालों को बोलते हैं हम टर्नओवर। तो कि टर्नओवर कितना था, तो हमें टर्नओवर रिड्यूस करना होता है। एक और यहाँ पर एक और वर्ड आता है एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म का मतलब ये होता है कि आदमी कितना अपने जॉब से एब्सेंट रहता है। अगर आदमी अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, वर्क सेटिस्फेक्शन कम है, तो वो एब्सेंट ज़्यादा होगा। तो हमारा टारगेट होता है एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करना। इसके अंदर साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोशल कंसिडरेशंस किए जाते हैं जॉब को डिज़ाइन करते टाइम। जो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है कि हम वर्क को इस तरीके से असाइन करें, इस तरीके से बनाएं कि वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो पूरा करे ही करे, लेकिन साथ में जो पर्सनल जो है इंडिविजुअल आदमी है उसका गोल भी सेटिस्फाई करे। एक इंडिविजुअल आदमी का गोल क्या है? इंडिविजुअल आदमी का गोल है इनकम, पैसा कमाना, जॉब में सेटिस्फाइड रहना, उसको टाइमली प्रमोशन मिलना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर हों, उसको मोटिवेटेड रखे, उसको अच्छी तरीके से रिवार्ड दे, ताकि वो कंपनी में टिके, रुका रहे। अच्छा, डिग्री ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन, तो हम लोग डिवीज़न ऑफ लेबर करते हैं। किसी भी काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, हर एक आदमी को एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए हम लोग ट्रेन करते हैं, वो उस चीज़ को करता है। और फिर ऐसे बहुत सारे लोग उस काम के छोटे छोटे हिस्सों को करते हैं और फिर वो पूरा का पूरा काम कंप्लीट होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कि कोई एक ऑपरेशन है जिसके अंदर हमें कुर्सी बनानी है। तो कुर्सी बनानी है तो एक आदमी केवल उसका आर्म रेस्ट बनाएगा, दूसरा आदमी उसके केवल लेग्स बनाएगा, तीसरा आदमी जो है कुर्सी का बैक रेस्ट बनाएगा। तो हर एक आदमी अलग अलग चीज़ बना रहा है और लास्ट में एक आदमी उसको असेंबल कर रहा है। तो दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर करने से फ़ायदे क्या? फ़ायदे हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आदमी एक ही एक काम करता है तो उस काम में परफेक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर उसको कुर्सी के लेग्स ही बनाने, तो कुर्सी के लेग्स बनाने में उतना परफेक्ट हो जाता है कि उसको उसका नाप चौप से लेकर के हर चीज़ अच्छी तरीके से याद होती है, फटाफट वो काम कर लेता है। उसकी बढ़िया ट्रेनिंग, जल्दी से ट्रेनिंग हो सकती है। पूरी कुर्सी बनाना सिखाएंगे तो टाइम लगेगा, केवल एक लेग बनाना सिखाएंगे तो बहुत जल्दी बनाना सिखा देंगे उसे। और उसका लेबर का स्पेशलाइजेशन भी फास्ट होगा। फिर एक और फ़ायदा है, ईजी टू सब्सटीट्यूट हो जाता है, ईजी टू रिक्रूट हो जाता है। आदमी अगर कोई नहीं आ रहा है तो उसकी जगह दूसरे को लगा देंगे 2 दिन की ट्रेनिंग दे करके। कोई अगर बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज जॉब है तो उसका सब्सटीट्यूशन मुश्किल हो जाता। तो ईजी टू सब्सटीट्यूट है, ईजी टू रिक्रूट है। अब ईजी टू रिक्रूट और ईजी टू सब्सटीट्यूट है तो ऑफकोर्स वेज भी लो होगी। स्पेशलाइज्ड लोग जो होते हैं उनकी वेज ज़्यादा होती है। अगर कोई ऐसा आदमी है जिसने कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग ले रखी है, जैसे कि वो डॉक्टर है, तो ऑफकोर्स उसकी तनख्वाह ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वो आदमी जिसको 2 दिन हमने पट्टी करना सिखाया है। तो वो तो सब्सटीट्यूट भी किया जा सकता है, कंपाउंडर जैसे लोग तो सब्सटीट्यूट भी किए जा सकते हैं, नए लोगों को ट्रेनिंग दे करके फटाफट लगाया भी जा सकता है। लेकिन डॉक्टर की ट्रेनिंग लंबी होती है, डॉक्टर को सिखाया नहीं जा सकता, वो स्पेशलाइज्ड होता है। तो वो जो चीज़ें हैं उसको देखते हुए उनकी तनख्वाह ज़्यादा होती है। फिर एक और एडवांटेज है डिवीज़न ऑफ लेबर का कि हमारा जो कंट्रोल है काम पर वो ज़्यादा बेटर रहता, और जो क्वालिटी है वो यूनिफॉर्म आती है, क्योंकि हर एक आदमी एक पार्ट बना रहा है, उस पार्ट को बनाने में स्पेशलाइज्ड हो चुका है, उसकी वो क्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से बनाता है। तो ओवरऑल क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की बहुत अच्छी आती है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज हैं डिवीज़न ऑफ लेबर के। पहला डिसएडवांटेज है बोर्डम। एक ही एक काम को बार बार करता है तो बोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी का काम केवल बोल्ट कसने का है, वो उसे 2 बोल्ट कसने हैं, दिन भर वो 2 बोल्ट कसता रहता है, दिन भर 2 बोल्ट कसता रहता है, आखिर में वो बोर हो जाता है, उसको कुछ
लिटिल अपॉर्चुनिटी होती है फेलो वर्कर से बात करने की, वो एक ही एक काम किए जा रहा है बेवकूफ़ों की तरह, और दूसरा जो उसका पड़ोस वाला है वो कोई दूसरा काम एक ही एक किया जा रहा है, इतना एक के बाद एक के बाद एक जल्दी 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 काम कर रहे हैं कि फेलो आदमी से भी बात करने की उसको फुर्सत नहीं है कि बगल में कौन काम कर रहा है। लेस अपॉर्चुनिटी है लर्निंग की, और जो कुछ उसने लर्न किया वो भी कहीं किसी के काम का नहीं है। मान लीजिए किसी ने कुर्सी के पाए बनाने सीख लिए, उसके लेग्स बनाने सीख लिए कुर्सी के, अब वो कहीं जॉब करने ढूंढने के लिए चला जाता है, नौकरी छोड़ करके किसी कारपेंटर के पास, बोलता है भैया मेरे को तो कार कुर्सी के लेग्स बनाने आते, तो कारपेंटर उसे नौकरी पे रखेगा? नहीं रखेगा यार, मेरे को तो पूरी कुर्सी बनाने वाला चाहिए यार, तू तेरे को तो आधी अधूरी नॉलेज है, तेरे को तो बहुत कम आता। तो उसके लिए लेस अपॉर्चुनिटी है, जरा सा लर्न करता है, देयर इज नो लिटिल लर्निंग इज़ देयर, एंड जो उसने सीखा वो भी कहीं दूसरी जगह मार्केट में काम नहीं आएगा, तो लेस अपॉर्चुनिटी। लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की भी कमी है। मोटिवेशन की कमी कैसे है? क्योंकि वो एक छोटा सा काम कर रहा है, उसको पता नहीं है कि उसके काम का कितना वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने वर्क के अंदर, उसको उसका आइडिया नहीं है। दूसरा, उसको उसका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इनोवेटिव चीज़ नहीं कर सकता, उसको जितना बोला गया उसको उतना ही करना है, उसमें क्या इनोवेशन कर सकता है? उसको 2 बोल्ट कसने तो 2 ही बोल्ट कसेगा। और लोकल मस्कुलर फटीग, एक ही एक काम करने से एक ही एक मसल्स पर लगातार जोर पड़ता है तो वो थक जाती है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को केवल 2 बोल्ट कसने दिन भर, तो उसका वो हाथ ही हाथ का इस्तेमाल करेगा, पाँव का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो हाथ के मसल्स में तो बहुत ज़बरदस्त दर्द होने लग जाएगा इवनिंग तक। तो जॉब को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, जॉब को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है इस तरीके से, जो कि हमने पहले बारे में ऑब्जेक्टिव बताया था आपको। ऑब्जेक्टिव था उसकी वो उसे मोटिवेटेड रखें, उसको वर्क सेटिस्फेक्शन दे, उसको बढ़िया वर्किंग एनवायरनमेंट दे। तो उसके लिए जो है हम ह्यूमन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एग्रोनॉमिक्स कर सकते हैं, वर्क एनलार्जमेंट इनरिचमेंट कर सकते हैं, वर्क रोटेशन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी सोशो टेक्निकल अप्रोच, वर्क सिस्टम अप्रोच वगैरह है। ये सब चीज़ें करके हम जॉब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो एग्रोनॉमिक्स या ह्यूमन इंजीनियरिंग क्या है? एग्रोनॉमिक्स और ह्यूमन इंजीनियरिंग है कि जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए और लोगों की एबिलिटीज़ को देखते हुए दोनों को मैच कराना। मान लीजिए कि मशीन है, जिस मशीन जो है वो इस तरह की है कि उस पर राइट हैंडेड आदमी ही काम कर सकता, लेफ्ट हैंडेड नहीं कर सकता, तो उस पर राइट हैंडेड आदमी को ही बिठाना। एग्रोनॉमिक्स, हमें देखना है कि एक आदमी कितना वजन उठा सकता है, तो मैं उसके हिसाब से ही पर्टिकुलर चीज़ों को डिज़ाइन करना। अब जैसा कि हम एग्रोनॉमिक्स की बात करें तो हम लोग इंडिया के अंदर जब फाइटर प्लेन्स फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं तो उसका कस्टमाइजेशन करते हैं फाइटर प्लेन्स का अकॉर्डिंग टू इंडियंस। फॉरेन की हाइट ज़्यादा होती है फॉरेन लोगों की, तो उनकी हाइट के हिसाब से उनका कॉकपिट ज़्यादा बड़ा होता है। जो फाइटर प्लेन होता है वो पायलट के हिसाब से नहीं बनता है, आदमी को फाइटर प्लेन के हिसाब से होना ज़रूरी है। अगर आप एयरफोर्स के अंदर फाइटर प्लेन के लिए अगर आप रिक्रूटमेंट में गए हैं तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है वो आपको नीचे से लेकर के ऊपर तक मेजर करेंगे। आपके हेड की लंबाई कितनी है, आपकी नेक की लंबाई कितनी है, आपकी हाथ और पाँव के हाथ की लेंथ का पाँव की लेंथ से रेशो कितना है, पाँव की लेंथ और आपकी जो बाकी जो धड़ है उसकी लेंथ कितनी है। वो इसलिए कि क्या आप कॉकपिट में फिट आ पाएंगे। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप फिट नहीं आ पाएंगे, अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है तो आप कई सारे लीवर्स वगैरह दबा नहीं पाएंगे। तो ये जो है ये एग्रोनॉमिक्स का काम है कि मशीन को ह्यूमन के कॉम्पिटेबल बनाना, उसका कस्टमाइजेशन करना। मान लीजिए एक ऑपरेटर है, उसको बटन दबाना पड़ता है कुछ हाइट पर, या उसको काफ़ी दूर का देखना होता है। ऑपरेट कहीं से कर रहा है लेकिन उसको देखना कहीं और होता, मतलब दूर कहीं ऑपरेशन होता। तो ऐसे में उसको एक ऊंची चेयर प्रोवाइड की जा सकती है। और एग्रोनॉमिक्स के अंदर हमको देखना होता है ह्यूमन की एबिलिटी, कैपेबिलिटी भी देखनी होती है। एक पाँव जो होता है या एक हाथ होता है वो कितनी पावर जो है वो जनरेट कर सकता है। मेरे ख्याल से एक पाँव जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 न्यूटन्स की पावर जनरेट कर सकता है, और एक हाथ जो होता है 70 से 80 न्यूटन्स की पावर जनरेट कर सकता है। तो आपको कोई भी सिस्टम अगर बनाना है तो आपको ये ह्यूमन की एबिलिटी, ये कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए ही बनाना होगा। मान लीजिए आपको कोई बोल्ट कसना है किसी पर्टिकुलर
पावर से, मान लीजिए आपको 200 न्यूटन से एक बोल्ट को कसना है, तो 200 न्यूटन से अगर एक बोल्ट को कसना है तो उतनी फोर्स जो है दो हाथ लगा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा की फोर्स चाहिए तो फिर आपको कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा, या तो लीवर बड़ा करना पड़ेगा या कोई स्पेशलाइज टूल देना पड़ेगा उसको, कि वो हाथ की पावर से, आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन की एबिलिटी वो नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई वजन उठाना है, वजन उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रखना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ कितनी है। वो 200 न्यूटन तक उठा सकता है वजन, तो करीब करीब, या किलो में अगर मैं बोलूँ तो एक आदमी मैक्सिमम टू मैक्सिमम इजीली जो है वो 25 से 30 किलो उठा सकता है। 50 किलो उठा तो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा है। तो 20 1 किलो मेरे ख्याल से एक सफिशिएंट वेट है जिसको उठा करके थोड़ा बहुत थोड़े से डिस्टेंस के लिए मूव कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा वजन है तो उसे ट्रॉली या कुछ और प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो बाय यूटिलाइजिंग एग्रोनॉमिक्स द डिज़ाइनर हैज़ अपॉर्चुनिटीज़ टू क्रिएट अ सिस्टम which reliably achieves its functions and are improved. It considers ability and limitations of human beings in the design of tool, instruments and workplace. आपने देखा होगा कि पेचकस होते हैं जिसके जो हैंडल होते हैं, हैंडल में हाथ में उसको पकड़ने के लिए जो हैंडल बनाया जाता है तो उसका डिज़ाइन एक स्पेशली किया जाता है। आप देख रहे होंगे आजकल जो टूथ ब्रश आ रहे हैं, टूथ ब्रश जो है इट इज़ अ टूल टू क्लीन योर टीथ्स। तो उस टूल के अंदर जो है हाथ में पकड़ने के लिए, अंगूठा रखने के लिए एक अलग से जगह दी जा रही है, उसकी नेक फ्लेक्सिबल की जा रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो हैं, ये एग्रोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन को देखते हुए टूल को रीडिज़ाइन करना। डिज़ाइन फैक्टर्स, लेआउट ऑफ इक्विपमेंट एंड सिटिंग अरेंजमेंट। एक फैक्ट्री के अंदर इक्विपमेंट का लेआउट कैसा होना चाहिए और सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, ये एक डिज़ाइन फैक्टर है। हमें इसमें ध्यान रखना होता है कि मैक्सिमम नेचुरल लाइट आए और सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। आदमी को काम करते टाइम जो है बेंड नहीं होना पड़े, आँखों के नज़दीक हो जो वर्क पीस जिस पर आप काम कर रहे हैं, फुट रेस्ट दी हुई हो, बैक रेस्ट दी हुई हो और कोई लोकल फटीकनेस ना हो। अब मान लीजिए कोई काम करना पड़ता है आपको और बार बार झुक कर के काम करना पड़ता है, हर एक वर्क पीस के अंदर थोड़ा सा झुकना पड़ता है आपको। अगर आप दिन के अंदर अगर 100 बार ये ऑपरेशंस करेंगे तो आपके जो कमर में जो है वो दर्द हो सकता है। मुझे याद है एक बार मेरे को कहीं पर किसी रिटेल आउटलेट पर मेरे को बिलिंग करनी पड़ी थी। मेरी कुर्सी की हाइट जो थी वो नॉर्मल थी, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड मशीन थी वो थोड़ी सी हाइट पे रखी हुई थी। तो हर बार क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ रहा था और वापस कुर्सी पर बैठना पड़ रहा था। मैंने दिन के अंदर ऐसे 50 ट्रांजेक्शन करे और मेरे पाँव में दर्द हो गया। तो आपका जो इक्विपमेंट है उसकी लोकेशन जो है और आपकी खुद की सिटिंग की लोकेशन जो है वो मैच करनी चाहिए ताकि कोई बेंडिंग ना हो, कोई लोकलाइज फटीगनेस ना आए। फिर दूसरा है इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले डिज़ाइन। हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रेशर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो दो टाइप की डिस्प्लेस देते हैं, एक ऑडिटरी देते हैं, एक विजुअल टाइप देते हैं। ऑडिटरी में तो कोई आवाज़ जैसे कि कोई सीटी वीटी बजा करके सिग्नल या वार्निंग दे देते हैं। विजुअल टाइप में भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो लाइट वाले हो सकते हैं, ऑन ऑफ करके इंडिकेटर दे रहे हो, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, रेड लाइट। नॉर्मली आपने अगर अजीत की मूवीज़ देखी हो तो अजीत की मूवीज़ में जो है वो विजुअल ऑन ऑफ टाइप्स की लाइट्स बहुत हुआ करती थी। अचानक से हीरो अंदर घुसता है अजीत के गोडाउन के अंदर और रेड लाइट जल जाती है और एक ऑडिटरी सिग्नल भी आ जाता है, सायरन बजने लग जाता है। तो दोज आर इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले डिज़ाइन। और कुछ जो होते हैं वो विजुअल डायल टाइप के होते हैं। डायल टाइप मतलब जैसे आपका जो होता है टेलीफोन का डायल गोल होते हैं। डायल टाइप का होता है आपका जैसे स्पीडोमीटर होता है। आप अगर कार में या बाइक में आप देखते हैं तो 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 30 की स्पीड, एक ग्रेजुएटेड स्केल होता है, सर्कल के अंदर होता है, उसे हम बोलेंगे कि डायल डिस्प्ले होता है। तो काफ़ी सारी स्टडीज़ करी गई हैं कि किस टाइप के डायल्स बेटर होते हैं।
तो एक तो स्टडी में ये पता चला है कि वर्टिकल स्ट्रेट डायल जो होता है वो ज़्यादा बेटर होता है सर्कुलर डायल से। सर्कुलर डायल को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो वर्टिकल स्ट्रेट डायल होता है, वर्टिकल स्ट्रेट डायल कैसा होगा? वर्टिकल स्ट्रेट डायल होता है जैसे थर्मामीटर होता। थर्मामीटर में टेम्परेचर होता है तो वो ऊपर सिग्नल जो है ऊपर की साइड जाता है या नीचे की साइड आता है? ऊपर की साइड जाता है तो अपन को समझ में आता है हाँ जी भैया टेम्परेचर बढ़ रहा है। नीचे की साइड आता है तो हमें समझ में आता है कि टेम्परेचर गिर रहा है। और लेकिन सबसे बेस्ट तो वो होते हैं जो डिजिटल टाइप के होते हैं डिस्प्ले, जिसमें डिजिटल नंबर ही आ जाए। जैसे टेम्परेचर क्या है 46 है तो 46 लिखा हुआ आ जाए। और फिर हमारे डिज़ाइन फैक्टर में दूसरा आता है कॉम्पेटेबिलिटी। आदमी किस चीज़ से कॉम्पेटेबल है, उसका नेचुरल मूवमेंट क्या है। हम किसी भी चीज़ को खोलने के लिए, कसने के लिए एक पर्टिकुलर मूवमेंट करते हैं। क्लॉकवाइज रोटेटरी डायरेक्शन जो है वो नेचुरल मूवमेंट है। और हमें पता होना चाहिए कि प्रिफर्ड हैंड क्या है ऑपरेटर का, वो लेफ्ट हैंडेड है कि राइट हैंडेड है। अगर एक ही चीज़ मशीन पर अगर लोग बार बार चेंज नहीं हो रहे हैं और वो आदमी लेफ्ट हैंडेड है तो उसको लेफ्ट हैंडेड के हिसाब से उसको डिज़ाइन करना चाहिए। और कॉम्पेटेबिलिटी रखनी चाहिए। क्लॉकवाइज नेचुरल मूवमेंट है तो क्लॉकवाइज ही नेचुरल मूवमेंट रखना चाहिए। और यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि एक पाँव के जो पावर जो होती है 150 से 200 न्यूटन और एक हाथ की 50 से 70 न्यूटन होती है। तो कंट्रोल को एडजस्ट करने के लिए जो है हमें हमारे जो लिम्ब है, जो हमारा जो हाथ पाँव है, उसकी पावर हमें पता होनी चाहिए। कई कंट्रोल्स होते हैं जो जो कई चीज़ें तो कंप्यूटर से हम लोग कंट्रोल करते हैं, कई जैसे हम हाथ से कंट्रोल करते हैं। हम देखेंगे कार का एक एग्जांपल लें तो ज़्यादा बेटर है, सब कुछ उसमें समझ में आ जाता है। एक होता है रेसिप्रोकेटिंग टाइप, मतलब आगे पीछे करने वाला, लीवर वाला। तो इस टाइप का आपका हो सकता है जैसे कि अपने कार में चोक होता है, स्कूटर में चोक होता है आगे पीछे रेसिप्रोकेटिंग फॉर्म में। जॉयस्टिक टाइप्स हो सकता है। जॉयस्टिक टाइप आपका कैसा कंट्रोल होता है? जैसे आपका गियर होता है, गियर भी कुछ इसी तरह का जॉयस्टिक टाइप कंट्रोल होता है। हैंड व्हील्स होती हैं, जैसे आपका स्टेयरिंग होता है, हैंड व्हील होती है, दोनों हाथ से आप पकड़ के घुमाते हैं उसे। कुछ क्रैंक्स वगैरह होती हैं जो आप हाथ से या पाँव से, जैसे कि एक्सीलेटर वगैरह आप यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो हैं आपके ये मैथड्स हैं, रोटेटरी टाइप के हैं कुछ, और कुछ जो हैं आपके रेसिप्रोकेटिंग टाइप्स के कंट्रोल्स हैं, उनका डिज़ाइन आपको करना होता है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी देखना पड़ता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे होने चाहिए बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए। तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी क्या होता है वर्कर पर। हम देखते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर जो है 24 डिग्री से ऊपर कर दिया जाता है तो जो टाइम है, जो रेस्ट टाइम है जो वर्कर मांगता है, वो रैपिडली इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि 24 डिग्री के बाद वर्कर जो है बहुत जल्दी जल्दी थकने लगता है। और बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर के अंदर एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाती है। 24 डिग्री के अंदर एफिशिएंसी बहुत बढ़िया रहती है। और ऑप्टिमल नॉइज़ एंड वाइब्रेशन लेवल्स होने चाहिए। ज़्यादा नॉइज़ होने से जो है आपका ध्यान जो है वो बट सकता है। ज़्यादा वाइब्रेशन होने से आपको लॉन्ग रन के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चक्कर वगैरह आ सकते हैं। नॉइज़ को ऑप्टिमल रखने के लिए आप जो है अपने मशीन के नीचे कोई रबर सीट्स वगैरह रख सकते हैं ताकि नॉइज़ रिड्यूस हो जाए। या फिर आप ऑपरेटर को प्रोवाइड कर सकते हैं कोई ईयर प्लग, कॉटन वगैरह कुछ कान के अंदर लगाने के लिए, ताकि उसको नॉइज़ कम सुनाई दे। विजुअल एनवायरनमेंट भी आपका सुंदर होना चाहिए। जब तक विजुअल एनवायरनमेंट सुंदर नहीं होगा तब भी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ जाता है। एक एक्सपेरिमेंट पहले किया गया था कि एक ऑप्टिमल टेम्परेचर दे दिया गया, सब कुछ ऑप्टिमल दे दिया गया, तो उनको मालूम चला कि अगर रेड लाइट अगर यूज़ करी जाए अगर इस पर्टिकुलर जगह पर, तो एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो उन्होंने रेड लाइट का यूज़ किया। तो वहाँ पर दो ग्रुप थे, दो कंट्रोल ग्रुप थे, एक मेंस का ग्रुप था, एक विमेंस का ग्रुप था। तो मेंस वाले ग्रुप में, तो आदमी वाले ग्रुप में तो फिर भी एफिशिएंसी बढ़ी, लेकिन औरतों वाले ग्रुप के अंदर एफिशिएंसी ज़बरदस्त डिक्रीज़ हो गई। जब रीज़न पता किया तो पता चला कि औरतों ने बोला कि वो एक दूसरे को इस लाल रोशनी में देख रही हैं तो खूबसूरत नहीं पा रही। तो एक ब्यूटी जो है, ब्यूटी भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। एक लाइट और जो अंदर का एम्बियंस एनवायरनमेंट है वो डिप्रेसिंग नहीं होना चाहिए, वो जॉयफुल होना चाहिए। आदमी का मूड वैसा ही रहता है, वैसी ही एफिशिएंसी आती है।
अब एक है टॉपिक आपका कि आदमी को कब ब्रेक देना चाहिए, तो उसके लिए हम वर्क मेजरमेंट जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि वर्क को हम लोग मेजर करते हैं, मेजर करके हम लोग स्टैंडर्ड टाइम्स निकालते हैं और उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ ब्रेक देने के लिए हमने काउंट किया है कि कितनी कैलोरी एक आदमी बर्न करता है। एक आदमी को मिनिमम करीब करीब 2000 किलो कैलोरीज वो बर्न करता है और मैक्सिमम जो बर्न कर सकता है वो 4800 किलो कैलोरीज है। अगर उसका वर्क जो है अगर ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है तो उसको ब्रेक भी ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि बॉडी जो है, बॉडी एनर्जी जो है एक पर्टिकुलर रेट से ही प्रोड्यूस करती है। उस रेट से अधिक अगर आप प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपको ऑप्टिमल ब्रेक्स देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो क्लेवर ऑपरेटर्स होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एक बार मशीन शॉप में मेरे साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम हुई थी। वर्क बहुत ज़्यादा था, कंटिन्यूस वर्क चल रहा था, डे नाइट की शिफ्ट्स थी, तो वहाँ पर एक मशीन बार बार ट्रबल दे रही थी। बाद में मुझे मालूम चला वो ट्रबल नहीं थी, जो ऑपरेटर था वो जानबूझ करके उस मशीन के पीछे की सेटिंग बिगाड़ देता था सो दैट कि वो मशीन प्रॉपरली फंक्शन ना करे, उन्हें ब्रेक मिल जाए। तो जो क्लेवर ऑपरेटर्स होते हैं उन वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए जो ब्रेक जो है वो रेस्ट टाइम जो है, मील टाइम जो है प्रॉपरली जो है वर्क के बीच में दिया हुआ होना चाहिए। फिर बिहेवियरल डायमेंशन ऑफ जॉब डिज़ाइन। जॉब के अंदर सेटिस्फेक्शन देने के लिए हम लोग तीन चीज़ें नॉर्मली करते हैं। एक तो है जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब रोटेशन। जॉब एनलार्जमेंट में हम उसको और काम करने को देते हैं ताकि उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, थोड़ी सी नई चीज़ें वो सीखें, थोड़ा सा उसको वर्क पर कंट्रोल महसूस हो, थोड़ा सा उसे लगे कि मैंने कुछ कंपनी में कंट्रीब्यूट किया है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल टाइप का एक्सपेंशन है। इसके अंदर उसको केवल ज़्यादा काम करने को दिया जा रहा है और कुछ नहीं दिया जा रहा। जॉब एनरिचमेंट के अंदर जो है वर्टिकल टाइप का जो है उसका एक्सपेंशन होता है। वो जो काम कर रहा है उस काम के अलावा उसको मैनेजरियल वर्क दिया जाता है, कुछ कुछ प्लानिंग से रिलेटेड दिया जाता है, कुछ शेड्यूलिंग से रिलेटेड दिया जाता है। उससे मैनेजमेंट अपना फीडबैक पूछती है, तो वो थोड़ा उसको लगता है कि मैं तो साहब बन गया। तो उसको जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट में थोड़ा फ़र्क है। जॉब एनरिचमेंट के अंदर आदमी कुछ उसको लगता है कि नहीं, मेरे थोड़ी मैनेजमेंट मेरे पे विश्वास करने लगी है, बिलीव करने लगी है, मैं मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया हूँ। और जॉब एनलार्जमेंट में जो ज़्यादा काम अच्छा काम करता है उसको गधे की तरह उससे काम लिया जाता है और काम दे दिया जाता है। और एक होता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन के अंदर ऑफ कोर्स एक जॉब वो करता है, वहाँ से उसका ट्रांसफ़र करके दूसरी जॉब में लगा दिया सो दैट कि वो नई चीज़ सीखे, तो उसके अंदर एक मोटिवेशन रहे, नई चीज़ करे तो उसको थोड़ा अच्छा लगे। तो इन सब चीज़ों को करने से, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन को करने से उसको ज़्यादा वैरायटी मिलती है काम करने की, ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, टास्क को वो आइडेंटिफाई कर पाता है। इससे एब्सेंटिज्म जो मैंने बताया था, जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड है, आप एब्सेंट कम होता है, रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। टर्नओवर मतलब जॉब छोड़ करके नहीं जाता है। अब लास्ट में आता है आपका सोशो टेक्निकल अप्रोच टू जॉब डिज़ाइन। ये आपके बुक में दिया हुआ है, वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया है। 9 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बस 9 पॉइंट्स ही हैं, इसके अलावा कुछ आपकी बुक में भी नहीं दे रखा है। तो मेरे ख्याल से इसको कुछ समझाने की मेरे को ज़्यादा कुछ ज़रूरत लग नहीं रही है। ये कोई शॉर्ट नोट के हिसाब से आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा।